कर दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल कंसेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। तो आज एक अपन जो अपना सब्जेक्ट है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, उसके महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एग्जाम में निश्चित रूप से वहां से क्वेश्चन आता है। जो एग्जाम ग्रुप सी का हो, डी का हो, आरपीएससी का हो, एचपीएससी का हो, यूपीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, यानी कि लगभग हर एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आता है। टॉपिक आसान भी है, लेकिन उसके बारे में हमें अधिकांश जानकारी नहीं होने की वजह से वो टॉपिक जटिल भी बना रहता है। तो उस टॉपिक को आज पूरा नहीं पढ़ेंगे, उस टॉपिक की कुछ महत्वपूर्ण बातें बात करेंगे। और वो टॉपिक आज हमारा रहेगा उपराष्ट्रपति की। केवल हम आज 3 बातों पर चर्चा करेंगे कि उपराष्ट्रपति का जो पद है उस पद के बारे में चर्चा करेंगे। केवल हल्की सी सामान्य सी पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि जो कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है भारत में, उपराष्ट्रपति बनना चाहता है भारत में, तो उस पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की कोई व्यक्ति योग्यता रखता है तो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, और चुनाव जीत गया तो उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करके पद ग्रहण कर सकेगा और वो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकेगा। योग्यता के साथ साथ हम पढ़ेंगे कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, चुनाव कौन करते हैं, अर्थात वोटर्स कौन रहेंगे, और चुनाव किस प्रकार होगा। इन कुछ बातों पर आज चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बात करूं, उपराष्ट्रपति का जो पद है, यह पद हमने कहां से ग्रहण किया, कहां से लिया। तो उपराष्ट्रपति का पद हमने ग्रहण किया अमेरिका से। इसका मतलब जिस प्रकार अमेरिका में उपराष्ट्रपति का पद होता है, उसी प्रकार भारत में भी उपराष्ट्रपति का पद है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति में और भारत के उपराष्ट्रपति में कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं, कुछ डिफरेंस भी है। समानताएं तो कौन कौन सी हैं? जैसे जो भी व्यक्ति कोई भारत में उपराष्ट्रपति बनेगा, वो उपराष्ट्रपति वाले पद के साथ साथ भारत में राज्यसभा के सभापति वाले पद पर भी कार्य करेगा। उसी प्रकार की व्यवस्था अमेरिका में भी है कि जो भी व्यक्ति अमेरिका में उपराष्ट्रपति बनेगा, वो उपराष्ट्रपति वाले पद के साथ साथ वहां का एक सदन है लोकसभा, लोकसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करेगा। यानी कि एक ही व्यक्ति कितने पदों पर कार्य करेगा? 2 पदों पर कार्य करेगा। यह समानता है दोनों जगह, हमारे देश में भी और अमेरिका में भी। दोनों को एक ही पद का वेतन मिलेगा, दोनों पदों का वेतन नहीं मिलेगा। तीसरी समानता क्या है? तीसरी समानता यह है कि दोनों ही अपने अपने सदन के, यानी कि अमेरिका वाला लोकसभा का और भारत वाला उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति रहेगा, तो उस सदन के मुखिया रहेंगे, तो सदन की कार्रवाई संचालित करेंगे, उस सदन के हेड के रूप में भी कार्य करेंगे। असमानता क्या है, डिफरेंस क्या है भारत के राष्ट्रपति में और अमेरिका के उपराष्ट्रपति में? डिफरेंस यह है, असमानता यह है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, जबकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, अगर भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान पद खाली हो जाए अचानक, तो उस स्थिति में भारत का उपराष्ट्रपति केवल राष्ट्रपति वाले पद पर अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकेगा। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति का पद कार्यकाल के दौरान खाली हो जाए तो राष्ट्रपति वाले पद पर कौन आ जाएगा? वहां का उपराष्ट्रपति। और वहां का उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक कार्य न करके राष्ट्रपति का शेष कार्यकाल पूरा करेगा। यह असमानता है भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में। अर्थात अगर मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यकाल 4 साल का है, 2 साल बाद अमेरिका के राष्ट्रपति किसी कारणवश चुनाव पद खाली हो गया, तो वहां का राष्ट्रपति का पद 2 साल में खाली हो गया, मृत्यु हो गई, त्यागपत्र दे दिया,
तो फिर अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति वाले पद पे कार्य करते हुए शेष 2 कार्यकाल और पूरा करेगा, 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगा, जबकि भारत में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति वाले पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकेगा। ये असमानता है, ठीक है। तो हमने जो उपराष्ट्रपति का पद है अमेरिका से लिया है, तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति में भारत के उपराष्ट्रपति में कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं जिनके ऊपर हम चर्चा कर चुके। अमेरिका से पद ग्रहण करने के बाद भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया? भाग 5 में। और भाग 5 में भी अनुच्छेदों में कहां से कहां तक? अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 71 तक उपराष्ट्रपति की संबंधी बातें हैं, और अनुच्छेद 71 का संबंध भारत में राष्ट्रपति से भी है, और अनुच्छेद 71 का संबंध 71 का संबंध उपराष्ट्रपति से भी है। इसका मतलब अनुच्छेद 71 का संबंध राष्ट्रपति से भी उपराष्ट्रपति से भी, अर्थात ये एक ऐसा अनुच्छेद है दोनों में कॉमन है, राष्ट्रपति के लिए भी उपराष्ट्रपति के लिए भी। अनुच्छेद 71 में है क्या, ये आगे चल के पढ़ेंगे, और एक सामान्य सा हल्का सा परिचय देते हैं अनुच्छेद 71 में क्या है। अनुच्छेद 71 71 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी केस, चुनाव संबंधी विवाद केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चल सकेगा, अन्य किसी कोर्ट में नहीं चल सकेगा। तो भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी केस केवल कौन से कोर्ट में, कौन से न्यायालय में चल सकता है? केवल सुप्रीम कोर्ट में चल सकता है। यह बात कहां लिखी हुई है? यह बात अनुच्छेद 71 यानी कि 71 में लिखी हुई है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का पद है, इस पद का उल्लेख संविधान किस भाग में है? 5 में, और अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक। तो सबसे पहले बात करूं अनुच्छेद 63, क्या लिखा हुआ है? उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है, यानी कि अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है, 63 में लिखा हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब उपराष्ट्रपति का एक पद ही है, तो आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो आंसर होगा अनुच्छेद 63 में। आपसे पूछे कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बात कहां लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 63 में। और भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है, तो उपराष्ट्रपति का पद भारत में दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। इसका मतलब देश में सबसे बड़ा पद किसका? राष्ट्रपति का, और देश में दूसरा सबसे बड़ा पद किसका? उपराष्ट्रपति का। तो संवैधानिक दर्जे के हिसाब से कौन से स्तर का पद हो गया? दूसरे स्तर का। तो संवैधानिक स्तर के आधार पर देश का दूसरा सबसे बड़ा पद है, तो भारत में राष्ट्रपति को देश में द्वितीय स्तर के, दूसरे स्तर के नागरिक का दर्जा भी प्राप्त है, अर्थात देश कौन कहलाता है? भारत का राष्ट्रपति। और देश का सेकंड नागरिक का दर्जा किसको प्राप्त है? भारत के उपराष्ट्रपति को। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में जब भी जनगणना होगी, तो जनगणना की शुरुआत होते ही सबसे पहले किसको गिना जाएगा? तो सबसे पहले जनगणना के रूप में भारत के राष्ट्रपति गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत का प्रथम नागरिक है। और फिर जनगणना के रूप में दूसरा किसको गिना जाएगा? उपराष्ट्रपति गिना जाएगा, क्योंकि वह देश का दूसरा नागरिक होता है। तो देश में प्रथम नागरिक का दर्जा किसको? राष्ट्रपति को। और देश में दूसरे नागरिक का दर्जा किसको? उपराष्ट्रपति को। देश में सर्वोच्च पद किसका? राष्ट्रपति का। और दूसरा सबसे ऊंचा पद किसका? उपराष्ट्रपति का। तो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है, तो भारत में सबसे अधिक मासिक वेतन किसको मिलता है? राष्ट्रपति को। और वर्तमान समय में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपए। तो सबसे बड़े पद को सबसे अधिक वेतन मिलता है, तो दूसरे सबसे बड़े पद को उससे थोड़ा कम वेतन मिलेगा। और भारत के उपराष्ट्रपति का वर्तमान में मासिक वेतन है 4 लाख रुपए। लेकिन ध्यान रखना, भारत के उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति वाले पद के रूप में वेतन न मिलकर भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति वाले पद के रूप में मासिक वेतन मिलता है। अब यहां से क्वेश्चन आए कि भारत के उपराष्ट्रपति को मासिक वेतन मिलता है, ऑप्शन ए केवल उपराष्ट्रपति पद का,
ऑप्शन बी केवल राज्यसभा के सभापति पद का, ऑप्शन सी दोनों ही पदों का, ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी भी पद का नहीं। तो आंसर होगा केवल राज्यसभा के सभापति वाले पद के रूप में मासिक वेतन मिलता है, जो वर्तमान में 4 लाख रुपए है। तो ये तो हुई सामान्य बातें, सामान्य जानकारियां। तो हम बात करते हैं कि भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है, इस पद पर कोई व्यक्ति जाना चाहे, इस पद को कोई व्यक्ति ग्रहण करना चाहे, तो इस पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो हम बात करेंगे हम भारत में उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं, और योग्यताओं को उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। उपराष्ट्रपति पद की योग्यताओं को उल्लेख है अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 66 बोले तो 66 में। अब जो भी व्यक्ति भारत में उपराष्ट्रपति बनना चाहता है, तो उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो योग्यताओं की बात करूं तो सबसे पहले योग्यता होनी चाहिए वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद केवल भारत के नागरिक ही ग्रहण कर सकते हैं, अन्य कोई विदेशी ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई विदेशी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, और नागरिक नहीं है तो वो इस पद को ग्रहण नहीं कर सकता। और मान लीजिए किसी विदेशी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता ले ली और उसके पहले वाले देश की नागरिकता छोड़ दी, तो भारत की नागरिकता ले ली तो वो क्या बन गया, भारत का नागरिक। और भारत का नागरिक बन गया तो वो व्यक्ति भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, उपराष्ट्रपति बन सकता है। और उसके पास भारत की नागरिकता नहीं है तो वो उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता, उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो सबसे पहले योग्यता क्या है, वह भारत का नागरिक हो। एक बात। दूसरी योग्यता, अगर दूसरी योग्यता की बात करूं तो वह भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता। अगर दूसरी योग्यता की बात करूं तो उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। आयु कम से कम 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, कंप्लीट हो चुकी हो। इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए उसकी एज कम से कम 35 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। 35 वर्ष 35 इयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, वे व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। और मैं जहां तक अनुमान की बात है, तो जो आप लोग ये क्लास देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, उसमें से अधिकांश स्टूडेंटों की एज 35 वर्ष नहीं है, तो वो उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्योंकि जिनकी एज 35 वर्ष कंप्लीट नहीं है वो व्यक्ति भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तो है, आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे हैं, आप में से सभी स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या है, भारत के नागरिक हैं। तो भारत के नागरिक वाली योग्यता तो आप रखते हो, लेकिन आप में से अधिकांश स्टूडेंटों की आयु 35 वर्ष, एज 35 इयर्स नहीं हुई है। और इस एज कंप्लीट होने की वजह से आप में से अधिकांश स्टूडेंट उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो वो उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अब आप उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ पा रहे हो, किस योग्यता की वजह से? एज वाली योग्यता की वजह से। जिस दिन आपकी एज 35 वर्ष कंप्लीट हो जाएगी और उस समय भारत के नागरिक हो, तो आप भी भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो। और ऐसे कौन कौन से हैं जिनके लिए एज 35 वर्ष चाहिए? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए भी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए भी, राष्ट्रपति पद के लिए भी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में 2 पद ऐसे हैं जिनके लिए एज कम से कम 35 साल चाहिए, 35 इयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। और वो 2 पद कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का। इसका मतलब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए और देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए एज कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं, देश के प्रथम नागरिक का दर्जा जिसको प्राप्त होता है, राष्ट्रपति को, उसके लिए एज कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और भारत में जिसको दूसरे नागरिक का दर्जा प्राप्त होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति,
उसकी एज भी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। तो इन दोनों पदों के लिए एज कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और मैं ये कहूं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम एज कितनी होनी चाहिए? तो प्यारे साथियों, प्यारे स्टूडेंटों, संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए कहीं भी अधिकतम एज का प्रावधान नहीं है। अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है। अर्थात अधिकतम एज कितनी भी हो सकती है। अगर भारत में कोई भारत का नागरिक है और उसकी एज 100 साल की है तो वह व्यक्ति भी भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि अधिकतम एज की कोई बाउंडेशन नहीं है। कौन सी एज की बाउंडेशन है? कम से कम एज की बाउंडेशन है। और कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? कम से कम 35 साल कंप्लीट होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि 35 साल एज कब तक कंप्लीट होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष की एज चुनाव फॉर्म भरने की तारीख तक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नामांकन की तारीख तक एज कम से कम 35 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। अगर उस दिन तक आपकी एज में एक भी दिन कम है तो आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हो। आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। किस वजह से? एज वाली योग्यता कंप्लीट न होने की वजह से। एक दिन कम है 35 वर्ष पूरा होने में। अगर तीसरी योग्यता की बात करूं तो वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह यानी कि जो व्यक्ति भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, जो व्यक्ति भारत में उपराष्ट्रपति बनना चाहता है, वह केवल राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। केवल राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लेकिन ध्यान रखना, राज्यसभा सदस्य की योग्यताओं में एज वाली बात मान्य नहीं होगी, क्योंकि राज्यसभा सदस्य के लिए आयु कम से कम कितनी चाहिए? राज्यसभा सदस्य के लिए आयु कम से कम 30 वर्ष चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु कम से कम क्या चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यताओं में कौन सी वाली बात मान्य नहीं होगी? एज वाली बात मान्य नहीं होगी, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एज कम से कम कितनी चाहिए? 30 वर्ष। जबकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए एज कम से कम कितनी चाहिए? 35 वर्ष। तो फिर कहोगे कि ये बात क्यों लिखी कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता चाहिए? इसका मतलब कुछ योग्यताएं ऐसी हैं जो राज्यसभा सदस्य के लिए भी हैं और उपराष्ट्रपति के लिए भी हैं। अगर मैं चाहता तो केवल एक शब्द भी लिख सकता था योग्यताओं में कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। केवल यह भी लिख सकता था। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। दोनों कॉमन योग्यता है ये। इसी प्रकार मैं ये कहूं कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक योग्यता है कि वह किसी लाभ के पद पर न हो। इसका मतलब वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। यह योग्यता राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी है और यह योग्यता उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी है। इसका मतलब मैं केवल 2 योग्यता भी लिख सकता था। क्या? कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और आयु कम से कम 35 वर्ष हो। अगर मैं ये 2 लिख देता तो भी योग्यताओं में काम चल जाता। आप कहोगे इन 2 में काम कैसे चल जाता है? अरे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक। तो यहां भी आ रही है, यहां भी आ रही है। वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, यह राज्यसभा के लिए भी है और उपराष्ट्रपति पद के लिए भी है। तो इस प्रकार की अगर कोई व्यक्ति योग्यताएं रखता है तो वह व्यक्ति भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, उपराष्ट्रपति बन सकता है। अब आपको लाभ का पद किसे कहेंगे? तो लाडले स्टूडेंटों, आपको एक बात बता देता हूं, संविधान में कहीं भी लाभ के पद को परिभाषित नहीं कर रखा। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, हमारे संविधान में कहीं पर भी लाभ के पद को परिभाषित नहीं कर रखा। इस मतलब में कहीं भी लाभ के पद की परिभाषा नहीं दे रखी कि लाभ का पद किसे मानेंगे, किसे नहीं मानेंगे। प्रॉफिट का,
पद किसे मानेंगे किसे नहीं मानेंगे, ये संविधान में कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रखा है, संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं कर रखा है, संविधान में कहीं भी लाभ के पद की परिभाषा नहीं दे रखी। तो फिर आप कहोगे कि कौन सा पद लाभ का पद माना जाए, कौन सा पद लाभ का पद नहीं माना जाए। हाँ, तो फिर ये मैं बात कहूं, यह बात संविधान में लिखी हुई है कि कौन कौन से पद लाभ के पद नहीं है। तो संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है संविधान में लिखा हुआ है कि लाभ के पद हैं वो कौन कौन से नहीं है। तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए अगले राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है कंटिन्यू। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकता है। क्यों? कि राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है। और दूसरा पद कौन सा है? नंबर 2, उपराष्ट्रपति का पद भी लाभ का पद नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पे रहते हुए अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है। आपने देखा होगा भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1952 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गया और 52 से लेकर 57 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। जब 1957 में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद से बगैर इस्तीफा दिए हुए अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया और चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दिया। इसका मतलब चुनाव जीतने से पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर वो चाहता तो दे भी सकता था, ऐसा नियम नहीं कि वो नहीं दे सकता। वो चाहता तो चुनाव लड़ने से पहले भी इस्तीफा दे सकता था, त्यागपत्र दे सकता था, लेकिन उसने इस्तीफा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि देना कोई कंपलसरी नहीं है, कोई अनिवार्य नहीं है। कंपलसरी क्यों नहीं है, अनिवार्य क्यों नहीं है? क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है। इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1957 में उपराष्ट्रपति के पद पे रहते हुए उपराष्ट्रपति पद का अगला चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया और चुनाव जीतकर फिर इस्तीफा दिया। क्योंकि अगर आप दोबारा पद ग्रहण करना चाह रहे हो तो पहले वाला कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है, उस कार्यकाल के लिए इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देकर फिर दोबारा आपको शपथ लेनी पड़ेगी और फिर दोबारा आपको शपथ लेने के बाद फिर दोबारा पद ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वही व्यक्ति चुनाव जीत गया तो वही व्यक्ति पद पे बिना इस्तीफा दिए बिना शपथ लिए पद पे बना रहेगा। नहीं, पहले वाला कार्यकाल आपको पूरा हो गया तो उस कार्यकाल के लिए आप इस्तीफा दोगे। नया कार्यकाल शुरू होगा तो नए कार्यकाल के लिए आपको दोबारा से उस पद की शपथ लेनी पड़ेगी और दोबारा से वो पद ग्रहण करोगे और फिर अगला कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से स्टार्ट हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। इसी प्रकार आपके एक उपराष्ट्रपति का और नाम सुना होगा आपने, मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी ने पहली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा 2007 में और 2007 से लेकर 2012 तक ये उपराष्ट्रपति बना रहा। 2012 में फिर इसने दोबारा लगातार क्या किया? उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा तो उसने पहले वाले कार्यकाल के पद से इस्तीफा नहीं दिया और उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए अगले कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। अब आपको इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इस्तीफा इसलिए नहीं दिया कि उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है, इसलिए उसने इस्तीफा नहीं दिया।
अगर यह व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए चुनाव लड़ता तो भी प्रधानमंत्री पद से बिना इस्तीफा दिए चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद भी लाभ के पद में नहीं है। अगर यह व्यक्ति सांसद रहते हुए चुनाव लड़ता तो इसे सांसद पद पे रहते हुए पहले सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ता और सांसद पद से इस्तीफा देकर ही चुनाव लड़ सकता था। लेकिन ये किस पद पर था? उपराष्ट्रपति के पद पर था, और उपराष्ट्रपति के पद पे रहते हुए सन 2012 में अगले कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ा और चुनाव क्या हुआ? जीत गया। और चुनाव जीतकर फिर दोबारा उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली और उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया अगले कार्यकाल के लिए, और फिर दोबारा 2012 से 2017 तक दूसरे कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति बनाए गए। तो इस प्रकार भारत में दो व्यक्ति ऐसे हैं, दो उपराष्ट्रपति ऐसे हैं, इन्होंने लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि भारत में कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो इस मामले में कोई नियम नहीं है। भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार, यानी कि अनेक बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, अनेक बार उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसी प्रकार अनेक बार राष्ट्रपति भी बन सकता है, अनेक बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो राष्ट्रपति का पद भी लाभ का पद नहीं है, उपराष्ट्रपति का पद भी लाभ का पद नहीं है। इसी प्रकार राज्यपाल का पद भी लाभ का पद नहीं है। इसका मतलब कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पे रहते हुए राज्यपाल पद से बिना इस्तीफा, बिना त्याग पत्र दिए हुए भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जैसे ही उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतकर उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेगा तो उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही राज्यपाल का पद स्वतः रिक्त हो जाए, मान लिया जाएगा, स्वतः खाली हो जाएगा, चाहे राज्यपाल पद से इस्तीफा दो या न दो। तो राज्यपाल का पद भी लाभ का पद नहीं है, तो राज्यपाल के पद पे रहते हुए भी आप राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकते हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो। और इसी प्रकार मंत्री का पद भी लाभ का पद नहीं है। मंत्री जी केंद्र सरकार में हो और मंत्री जी राज्य सरकार में हो, तो मंत्री के पद पे रहते हुए भी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो संविधान ने कहा कि ये कितने पद? ये 4 पद लाभ के पद नहीं है। अब आप कहोगे प्रधानमंत्री का लाभ का पद है कि नहीं है? अरे प्रधानमंत्री के पीछे तो मंत्री शब्द लिखा हुआ है, तो प्रधानमंत्री का पद भी लाभ का पद नहीं है। उसी प्रकार मुख्यमंत्री का पद लाभ का पद नहीं है कि नहीं है? अरे मुख्यमंत्री के पीछे तो मंत्री शब्द लगा हुआ है, मुख्यमंत्री का पद भी लाभ का पद नहीं है। तो इन पदों पे रहते हुए व्यक्ति कोई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकता है, क्योंकि ये पद लाभ के पद नहीं है। तो इस प्रकार की योग्यताएं जो व्यक्ति रखता है वो उपराष्ट्रपति बन सकता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो इन योग्यताओं को उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 66 में। तो इन योग्यताओं का उल्लेख, इन क्वालिफिकेशन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 66 में है। लेकिन क्या अन्य योग्यताएं निर्धारित करनी पड़े समय और परिस्थिति के अनुसार, तो फिर अन्य योग्यताएं कौन निर्धारित कर सकता है? इन योग्यताओं के अलावा अगर अन्य योग्यताएं निर्धारित करनी पड़े या फिर इन योग्यताओं में, इन क्वालिफिकेशन में कुछ परिवर्तन करना पड़े, तो अन्य योग्यताएं निर्धारित करने का, इनमें कुछ परिवर्तन बदलाव करने का अधिकार किसको दे रखा है? संसद को। और संसद चाहे तो इन योग्यताओं के अलावा अन्य नई योग्यताएं भी निर्धारित कर सकती है, नई क्वालिफिकेशन भी निर्धारित कर सकती है। अगर संसद चाहे तो कानून बनाकर शिक्षा की योग्यता भी शामिल कर सकती है। अरे शिक्षा की योग्यता बोले तो कम से कम इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। संसद चाहे तो कानून बनाकर यह योग्यता भी लागू कर सकती है। लेकिन फिलहाल की योग्यताओं में शिक्षा संबंधी कोई योग्यता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में एक अनपढ़ व्यक्ति भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़कर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बन सकता है। क्यों? क्योंकि भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता, शिक्षा की योग्यता का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो संसद चाहे तो शिक्षा की योग्यता शामिल कर सकती है कानून बनाकर। तो वर्तमान में इस प्रकार की योग्यताएं रखता हो वे व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और संसद चाहे तो इन योग्यताओं में कुछ परिवर्तन कर सकती है, अन्य योग्यताएं भी जोड़ सकती है। तो अन्य योग्यताएं जोड़ने का, योग्यताओं में कुछ परिवर्तन करने का अधिकार किसको दे रखा है? संसद को। और एक संसद ने कानून बना रखे हैं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जन
प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जिनके तहत संसद ने समय समय पर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की योग्यताओं में कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार की कोई व्यक्ति योग्यता रखता है तो फिर वो क्या करेगा, चुनाव लड़ेगा। तो अब बात चुनाव की और उपराष्ट्रपति पद की योग्यताओं के साथ चुनाव का, चुनाव बोले तो निर्वाचन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव और निर्वाचन का उल्लेख भी 66 में है। इसका मतलब अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति पद से संबंधित दो बातें हैं, उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, यानी कि डबल सिक्स बोले तो डबल बात, योग्यता और चुनाव। अब चुनाव से संबंधित अनुच्छेद 66 के अलावा अन्य कौन कौन से अनुच्छेद हैं उनके ऊपर बात कर लें। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद 66 भी है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अनुच्छेद 68 भी है और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अनुच्छेद 71 भी है। जब हम उपराष्ट्रपति का चुनाव पूर्ण रूप से पढ़ेंगे तो उस समय भी इनके बारे में उल्लेख करेंगे। अब आप कहोगे अनुच्छेद 68 में क्या है, अनुच्छेद 68 में है कि उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद कार्यकाल के दौरान अचानक रिक्त हो जाए, अचानक खाली हो जाए। तो अचानक रिक्त हो जाए, अचानक खाली हो जाए तो फिर चुनाव कितने समय में करना अनिवार्य रहेगा, कितने समय में आ जाएगा। यानी कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए। अब आप कहोगे कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति पद खाली कैसे हो सकता है, अरे कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति के विरुद्ध संकल्प प्रस्ताव पारित हो जाए, तो संकल्प प्रस्ताव पारित हो जाए तो भी उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इन वजह से कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो पद खाली होने की तारीख से, पद रिक्त होने की तारीख से अधिक कितने समय में चुनाव कर लिया। तो एक बात बता देता हूं, मैंने कहा कि अधिकतम कितने समय में चुनाव कर लिया जाएगा, तो आपके दिमाग में एक ही बात आएगी, अधिकतम 6 माह में चुनाव कर लिया जाएगा। ये ध्यान रखना, यहाँ 6 माह वाली बात नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कहीं भी अधिकतम 6 महीने वाली अवधि का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब ये हुआ है कि यहां लिखा हुआ है कि अचानक पद खाली हो जाए, पद खाली होने की तारीख से, पद रिक्त होने की तारीख से शीघ्र चुनाव कर लिया जाएगा, शीघ्र चुनाव कर लिया जाएगा। इसका मतलब शीघ्र का मतलब ये है कि ये अवधि 1 महीने भी हो सकती है, 2 महीने भी हो सकती है, 6 महीने भी हो सकती है, 6 महीने से ज्यादा भी हो सकती है। इसका मतलब अचानक पद खाली होने पर चुनाव कितने समय में कर लिया जाएगा, तो समय अवधि निश्चित नहीं है। ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आप राष्ट्रपति में पढ़ते हो, लोकसभा राज्यसभा के लिए पढ़ते हो, विधानसभा विधान परिषद के लिए पढ़ते हो, पंच सरपंच के लिए पढ़ते हो, पार्षदों के लिए पढ़ते हो। अब इनका पद खाली होने की तारीख से अधिकतम 6 माह में चुनाव कर लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति के मामले में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अधिकतम 6 माह में चुनाव कर लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति के मामले में पद खाली होने की तारीख से कितने समय में चुनाव करवाया जाएगा, तो वो समय अवधि निश्चित नहीं है। तो फिर समय अवधि निश्चित नहीं है तो फिर क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 68 में? अनुच्छेद 68 में लिखा हुआ है चुनाव शीघ्र कर लिया जाएगा। अब शीघ्र में 5 दिन भी हो सकते हैं, 10 दिन भी हो सकते हैं, महीना भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, 6 महीने से ज्यादा अवधि भी हो सकती है। तो मैं ये कहूँ राष्ट्रपति का अचानक पद खाली हो जाए
तो पद खाली होने की तारीख से अधिकतम कितने समय में चुनाव कर लिया जाएगा? समय अवधि निश्चित है, अनिश्चित है? अधिकतम कितने समय में चुनाव कर लिया जाएगा? ये समय अवधि क्या है? अनिश्चित है, किसी निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं है। जबकि मैंने कहा कि राष्ट्रपति के मामले में पद खाली होने की तारीख से अधिकतम 6 माह में चुनाव करवाने की अवधि निश्चित है, अनुच्छेद 62 के तहत। लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में अचानक पद खाली हो जाए तो चुनाव करवाने की निश्चित अवधि नहीं है, केवल एक शब्द लिखा हुआ है, शीघ्र चुनाव कर लिया जाएगा। तो ये बात कहां लिखी हुई है? अनुच्छेद 68 में शीघ्र चुनाव कर लिया जाएगा। तो इसमें चुनाव की बात है, तो अनुच्छेद 68 का संबंध भी राष्ट्रपति के चुनाव से भी है। अब जो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति आएगा उसका कार्यकाल, शेष कार्यकाल रहेगा पूरा 5 वर्ष रहेगा। तो ध्यान से सुन लेना प्यारे स्टूडेंटों, भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कभी भी शेष कार्यकाल के लिए नहीं होता है। इनका जब भी चुनाव होगा पूरे 5 वर्ष के लिए ही होगा, शेष कार्यकाल के लिए नहीं होगा। बीच में पद खाली हो जाए तो आने वाला नया राष्ट्रपति, आने वाला नया उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए ही आएगा, शेष कार्यकाल पूरा करने के लिए नहीं आएगा। इसका मतलब भारत में कभी भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का उपचुनाव नहीं होता है। क्यों? जहां उपचुनाव शब्द जुड़ गया तो उपचुनाव में जीतकर आने वाला व्यक्ति शेष कार्यकाल के लिए होता है, जबकि मैंने कहा कि भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कभी भी उपचुनाव नहीं होता है। और कभी भी उपचुनाव नहीं होता है तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीतकर आने वाला व्यक्ति कितने साल के लिए आएगा चुनाव जीतकर? वो 5 वर्ष के लिए ही कार्यकाल, 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए पद ग्रहण करेगा, न कि शेष कार्यकाल का। क्योंकि भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के शेष कार्यकाल के मामले में प्रावधान नहीं है, पूरे 5 साल के कार्यकाल के मामले में ही प्रावधान है। अनुच्छेद 71 इसके बाद चल के करेंगे। तो पहले अनुच्छेद 66 की बात कर लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कितने अनुच्छेद हैं? 3 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 68 और अनुच्छेद 71, यानी कि 66, 68 और 71। इन तीनों अनुच्छेदों का संबंध किससे है? इन तीनों अनुच्छेदों का संबंध उपराष्ट्रपति के चुनाव से है। तो पहले हम पढ़ेंगे बारी बारी से। अनुच्छेद 66 में, अनुच्छेद 66 लिखा हुआ है, चुनाव कौन करवाएगा? एक बात। दूसरी बात, चुनाव कौन करेंगे? तीसरी बात, चुनाव किस तरह होगा? किस तरह बोले तो चुनाव की प्रक्रिया क्या रहेगी, चुनाव का तरीका क्या रहेगा, चुनाव की रीति क्या रहेगी, इलेक्शन प्रोसेसिंग क्या रहेगी। अब चुनाव करवाएगा कौन? तो चुनाव करवाने का काम किसका है? चुनाव करवाने का काम है भारतीय चुनाव आयोग। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन सा चुनाव आयोग करवाएगा? राज्य चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग। तो भारत में राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के और विधान परिषदों के, ये 6 चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय चुनाव आयोग की। भारतीय चुनाव आयोग चुनाव करवाता है कितने पदों के? 6 पदों के। कौन कौन से पद के? राष्ट्रपति का चुनाव भी कौन करवाता है? भारतीय चुनाव आयोग। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कौन करवाता है? भारतीय चुनाव आयोग। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव भी कौन करवाता है? तो लोकसभा के चुनाव भी कौन करवाता है? भारतीय चुनाव आयोग। राज्यसभा के चुनाव भी कौन करवाता है? भारतीय चुनाव आयोग। विधानसभा के चुनाव भी कौन करवाता है? भारतीय चुनाव आयोग। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव भी कौन करवाता है? भारतीय चुनाव आयोग। तो इस प्रकार इन 6 प्रकार के चुनाव को कौन संपन्न करवाने है? तो इन 6 चुनावों को संपन्न करवाने की जिम्मेदारी, संपन्न करवाने का कार्य किसका है? भारतीय चुनाव आयोग का। ठीक है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव कौन करवाएगा? भारतीय चुनाव। दूसरी बात, चुनाव करेंगे कौन? तो सीधी सी बात, चुनाव करेंगे कौन?
वोटर, मतदाता। अब बात यह आती है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटर होते कौन है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटर कौन रहते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटर रहते हैं सांसद। सांसद बोले तो लोकसभा प्लस में राज्यसभा के सभी सदस्य। इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, इसका मतलब लोकसभा के भी सभी सदस्य निर्वाचित भी मनोनीत भी। हालांकि वर्तमान समय में लोकसभा में मनोनीत सदस्य की व्यवस्था समाप्त कर दी गई, केवल निर्वाचित रहते हैं। और राज्यसभा के भी सभी सदस्य बोले तो निर्वाचित भी मनोनीत भी। इस पर मैं कहूं कि सभी सांसद उपराष्ट्रपति का चुनाव में वोट डालते हैं। सभी सांसद बोले तो लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। या फिर मैं चुनाव करेगा कौन, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा? निर्वाचक मंडल। अरे निर्वाचक मंडल बोले तो अरे निर्वाचक मंडल किन से बनेगा? अरे निर्वाचक मंडल सभी सांसदों से मिलकर बनेगा। अरे सभी सांसद बोले लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों से मिलकर निर्वाचक मंडल बनेगा। अरे निर्वाचक मंडल बोले तो अरे इलेक्टोरल कॉलेज। इस प्रकार इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। इस इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल कौन रहते हैं? इस निर्वाचक मंडल में शामिल कौन रहते हैं? अरे हिंदी में बोले तो निर्वाचक मंडल और इंग्लिश में बोले तो इलेक्टोरल कॉलेज। चुनाव करने वाला ग्रुप, चुनाव करने वाला समूह। और इस समूह कौन होते हैं? सभी सांसद। सभी सांसद बोले तो लोकसभा के भी सभी सदस्य और राज्यसभा के भी सभी सदस्य। और जब मैं सभी सदस्य शब्द यूज कर रहा हूं तो इसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं और निर्वाचित सदस्य भी शामिल हैं। यानी कि मैं कहूं इस इलेक्टोरल कॉलेज में टोटल वोटर कितने होंगे? तो टोटल वोटर होंगे लोकसभा के प्लस में राज्यसभा के। लोकसभा के बोले तो 543 प्लस में राज्यसभा के बोले तो 245। यानी कि मैं कहूं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में इलेक्टोरल कॉलेज में कुल कितने वोटर्स होंगे? 788 वोटर्स होंगे। और इन 788 वोटर्स के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। अब ये इन वोटर्स के ऊपर डिपेंड है कि इनमें से वोट कौन डालता है, कौन नहीं डालता है। क्योंकि भारत में वोट डालना कंपलसरी नहीं है, ऐच्छिक है। किसी व्यक्ति की इच्छा हो तो वोट डाल लो और किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं हो तो वोट मत डालो। अब बात करें चुनाव किस तरह होगा, चुनाव की प्रक्रिया क्या रहेगी। हाँ, तो अब बात करें चुनाव किस तरह होगा, चुनाव की प्रक्रिया क्या रहेगी। हाँ, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की बात करते हैं। अब सुनना, तो सबसे पहले जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति का क्या करना चाहता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को, उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? नामांकन करना पड़ेगा। नामांकन बोले तो चुनाव फॉर्म भरना पड़ेगा। एक बात, जो नामांकन करेगा, चुनाव फॉर्म भरेगा, तो नामांकन पर क्या होंगे? हस्ताक्षर। किन किन के? प्रस्तावक और अनुमोदक। प्रस्तावक और अनुमोदक। प्रस्तावक को बोलते हैं प्रपोजल और अनुमोदक को बोलते हैं सेकेंडर। तो जो भी कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव फॉर्म भरेगा, उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी का नामांकन करेगा, तो नामांकन क्या चाहिए? हस्ताक्षर। किन के? प्रस्तावक और अनुमोदक। प्रस्तावक कितने? 20। अनुमोदक भी कितने? 20। इसका मतलब 20 प्रस्तावक चाहिए, 20 अनुमोदक चाहिए। ये प्रस्तावक अनुमोदक कौन हो सकते हैं? क्या आप हम लोग हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते? क्योंकि आप और हम लोग क्या है? आम जनता। और भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता के द्वारा नहीं किया जाता है, आम जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। और जब आम जनता के चुने हुए व्यक्ति किसी का चुनाव करते हैं तो उस चुनाव को बोलते हैं
अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसका मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन है, अप्रत्यक्ष चुनाव है। और अप्रत्यक्ष चुनाव होने की वजह से आप हम यानी कि आम जनता इसमें वोट नहीं डालती है। और जब आम जनता वोट नहीं डालती है तो आम जनता भी इसमें प्रस्तावक अनुमोदक नहीं हो सकती है। तो ये प्रस्तावक अनुमोदक कौन होंगे? ये प्रस्तावक अनुमोदक होंगे जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, इसी बोले तो इलेक्टोरल कॉलेजियम है। अरे इलेक्टोरल कॉलेजियम बोले तो अरे जो राष्ट्रपति के चुनाव में 788 वोटर्स हैं, इन 788 वोटरों में से ही 20 व्यक्ति प्रस्तावक बन सकते हैं, 20 व्यक्ति अनुमोदक बन सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, प्रस्तावक अनुमोदक वही व्यक्ति बन सकता है जो किसी चुनाव में वोट डालता हो। उस चुनाव के लिए वोटर नहीं है तो प्रस्तावक अनुमोदक नहीं बन सकता है। आप और हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटर्स नहीं है तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्तावक अनुमोदक नहीं बन सकते। तो प्रस्तावक अनुमोदक कहां से लिए जाएंगे? जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, वोटर्स होते हैं, अर्थात उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से लिए जाएंगे। निर्वाचक मंडल बोले तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों में से लिए जाएंगे। ये सारे यानी कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, ये 20 प्रस्तावक लोकसभा से भी हो सकते हैं, ये 20 के 20 अनुमोदक लोकसभा से भी हो सकते हैं, ये 20 के 20 प्रस्तावक राज्यसभा से भी हो सकते हैं, ये 20 के 20 प्रस्तावक राज्यसभा से भी हो सकते हैं और 20 के 20 अनुमोदक राज्यसभा से भी हो सकते हैं। इसका मतलब सारे के सारे प्रस्तावक अनुमोदक राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। इसका मतलब सारे प्रस्तावक अनुमोदक केवल लोकसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। और इसका मतलब प्रस्तावक अनुमोदक लोकसभा के सदस्यों में से और राज्यसभा के सदस्यों में से भी हो सकते हैं। या तो मैं कहूं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में प्रस्तावक अनुमोदक कौन हो सकते हैं? सांसद हो सकते हैं। और कितने कितने सांसद होने चाहिए? 20 सांसद प्रस्तावक और 20 सांसद ही अनुमोदक होने चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, जो व्यक्ति प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर करेगा वो अनुमोदक नहीं बन सकेगा, और जो व्यक्ति अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर करेगा वो प्रस्तावक नहीं बन सकेगा। इसका मतलब ये है कि जो मम्मी बन गया वो पापा नहीं बन सकेगा, और जो पापा बन गया वो मम्मी नहीं बन सकेगा। एक बात। दूसरी बात, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति उम्मीदवार के जो प्रस्तावक बनते हैं, तो जिस उम्मीदवार के प्रस्तावक बने हैं क्या उन्हें उस उम्मीदवार को वोट देना कंपलसरी होता है क्या? नहीं, वोट देना कंपलसरी नहीं है प्रस्तावक अनुमोदक को बनने वाले का। अर्थात आप जिसके प्रस्तावक जिसके अनुमोदक बन रहे हो, क्या उस उम्मीदवार को ही वोट देना कंपलसरी होता है क्या? नहीं, क्योंकि वोट डालना कैसा है? ऐच्छिक है। और ऐच्छिक होने का मतलब है कि आप जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, आप उनमें से किसी को भी वोट दे सकते हैं, चाहे आप उसके प्रस्तावक हो चाहे मत हो। इसका मतलब जो व्यक्ति प्रस्तावक अनुमोदक बना है, वो प्रस्तावक अनुमोदक बना है, वो उस उम्मीदवार को वोट दे भी सकता और नहीं भी, कि वोट देना ऐच्छिक कंपलसरी नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए उम्मीदवार का क्या बन गया? प्रस्तावक। तो जरूरी नहीं है कि वो एक को ही वोट दे, जरूरी नहीं है। वो अपना वोट बी उम्मीदवार को भी दे सकता है, वो अपना वोट सी उम्मीदवार को भी दे सकता है। इसका मतलब वो जिसका प्रस्तावक बना है वोट उसके अलावा अन्य उम्मीदवार को भी दे सकता है, उस उम्मीदवार को भी दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ प्रस्तावक वोटर किसी का, वोट आप प्रस्तावक किसी के बन सकते हो, अनुमोदक किसी के बन सकते हो, और वोट किसी अन्य को दे सकते हो। ठीक है, तो क्या चाहिए? अब यहां से क्वेश्चन आए, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रस्तावक और अनुमोदक कितने कितने चाहिए? तो 20 ही प्रस्तावक चाहिए, 20 ही अनुमोदक चाहिए। जो व्यक्ति प्रस्तावक बन गया वो अनुमोदक नहीं बनेगा, जो व्यक्ति अनुमोदक बन गया वो प्रस्तावक नहीं बनेगा। इसका मतलब आपको कम से कम कितने सांसद जानते हो? आपको कम से कम 40 सांसद जानते हो। तो आप अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हो तो सबसे पहले 40 सांसदों का जुगाड़ कर लीजिए। 40 में से 20 तो आप बनाओगे प्रस्तावक और 20 बनाओगे आप अनुमोदक। ये 40 सारे के सारे लोकसभा के सदस्य भी हो सकते हैं जिनमें 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। ये 40 सारे के सारे राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं जिनमें 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। और ये 40 सारे के सारे कुछ लोकसभा के कुछ राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं जिनमें 20 प्रस्तावक और 20
अनुमोदक। इसका मतलब आप ये किस लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन होने से ये सांसद अर्थात जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं उन्हीं में से प्रस्तावक अनुमोदक होने चाहिए। और कितने प्रस्तावक अनुमोदक होने चाहिए? प्रस्तावक 20 और अनुमोदक 20। तो आपको कम से कम कितने सांसद जानते हो? 40 सांसद। प्यारे स्टूडेंटों, उपराष्ट्रपति का चुनाव मैं भी लड़ सकता हूं, योग्यता भी रखता हूं, लेकिन क्यों नहीं लड़ पाता हूं? क्योंकि मेरे पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक का जुगाड़ नहीं है। अर्थात मुझे भारत में 40 सांसद ऐसे नहीं मिलेंगे जो मेरे 20 प्रस्तावक बन सके और 20 अनुमोदक बन सके। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता, आम जनता वोट डालती और आम जनता प्रस्तावक अनुमोदक होती, तो मैं आम जनता में से तो बहुत से प्रस्तावक बहुत से अनुमोदक बना सकता था, क्योंकि आम जनता में तो हम लोग पढ़ा रहे हैं, आपकी तरह पॉपुलर है, आपके अभिभावकों से भी ले लेते, आपसे भी ले लेते। लेकिन चुनाव कैसा है? अप्रत्यक्ष। प्रस्तावक अनुमोदक कौन हो सकते हैं? अरे प्रस्तावक अनुमोदक सांसद हो सकते हैं। अब सांसद हमें जानते नहीं है, वो हमारे प्रस्तावक अनुमोदक बन नहीं सकते हैं, इसलिए हम उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए हम राष्ट्रपति का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं योग्यता रखते हुए भी। दूसरी बात, नामांकन के समय जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, तो चुनाव लड़ते समय उसे 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में क्या करना होंगे? जमा करवाने होंगे। और ये जमानत राशि कहां जमा होगी? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमानत राशि 15,000 रुपए जमा होगी। आप ये जमानत राशि 15,000 रुपए कैश भी जमा करा सकते हो। ये जमानत राशि 15,000 रुपए आप DD के माध्यम से जमा कर सकते हो। ये जमानत राशि 15,000 रुपए आप चेक के माध्यम से जमा करवा सकते हो। अब आप कहोगे क्या हम 15,000 रुपए फोन पे के रूप में कर सकते हैं क्या? तो भाई अभी तक तो फोन पे की व्यवस्था है नहीं। अभी तक तो 3 विकल्प हैं कि कैश जमा कराओ, या DD के रूप में जमा कराओ, या 15,000 का चेक जमा कराओ। इन 3 विकल्पों में से एक विकल्प, एक माध्यम से किसी प्रकार से जमा करा सकते हो। फिलहाल फोन पे की व्यवस्था नहीं है। कब सोचे भाई हम 15,000 को फोन पे करके चुनाव लड़ लिया, ठीक है। हाँ, तो ये तो क्या है? तो ये बातें तो वो हैं जो राष्ट्रपति, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना चाहता है, तो नामांकन के समय प्रस्तावक अनुमोदक होने चाहिए। कितने? 20 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। और जमानत राशि कितनी जमा करानी पड़ेगी? जमानत राशि 15,000 रुपए जमा करानी पड़ेगी। और किसके पास जमा करानी पड़ेगी? RBI के पास जमा करवानी पड़ेगी। अब आप कहोगे 15,000 रुपए वापिस मिल सकते हैं क्या? हाँ, 15,000 रुपए वापिस मिल भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, एक कंडीशन है। चुनाव लड़ने के बाद वो शर्त, वो कंडीशन आप पूरी कर दोगे तो 15,000 रुपए वापिस मिल जाते हैं। और जब ये जमानत राशि वापिस मिलती है तो उसे कहते हैं जमानत बचना। और जब जमानत राशि वापिस नहीं मिल पाती है तो उसे कहते हैं जमानत जब्त होना। तो जमानत बचाने के लिए, क्या करने के लिए? जमानत बचाने के लिए, जमानत बचाने के लिए आपको वोट निर्धारित हैं कि कम से कम इतने वोट तो आपको प्राप्त करने ही पड़ेंगे। अगर उतने आप नहीं ले पाते हो तो आपको जमानत राशि वापिस नहीं मिलेगी। और वो कितने वोट निर्धारित कर रखे? अब ध्यान से सुनना। जमानत बचाने के लिए कम से कम जो कुल वैध मत हैं, कुल वैध मत, वैध मत का मतलब ये है कि जो टोटल वोट 788 हैं, 788 में से मान लीजिए वोटिंग हुई कितने की? 725 की। कितने की वोटिंग हुई? वोटिंग हुई 725 की। इतना मतलब 788 व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों ने वोट डाले? 725 ने। अब 725 में से मान लीजिए 15 वोट क्या हो गए? रिजेक्ट।
तो 15 वोट रिजेक्ट हो गई, इसका मतलब 15 वोट वैलिड नहीं है। तो वैलिड वोट, वैध वोट कितने बचे? जो वोटिंग हुई है, जो कुल वोट पड़े हैं उसमें से रिजेक्ट वोट निकाल दो। और रिजेक्ट वोट निकाले तो 725 वोट हुए थे, पोलिंग 725 हुई थी, 725 में से 15 रिजेक्ट हो गए। तो वैध वोट कितने बचे? वैध वोट बचे 710। वैध वोट कितने बोले? 710। तो जो वैध वोट होते हैं उनमें से कम 1/6 वोट, अगर मैं इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करूं तो कम से कम 16.66% वोट क्या करने पड़ेंगे? प्राप्त करने पड़ेंगे। इतने वोट लेने पड़ेंगे, यानी कि डाले गए कुल वैध मतों में से, यानी कि वैध मतों में से कम 1/6 इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करो तो 16.6% वोट आपने ले लिए। तो आपने जो जमानत राशि जमा करवाई है 15,000 रुपए, वो जमानत राशि आपको वापिस मिल जाएगी, जिसे कहते हैं जमानती बचना। और कम से कम इतने वोट नहीं लिए तो आपको जमानत राशि वापस नहीं मिलती है। और जब जमानत राशि वापस नहीं मिलती है तो उसे कहते हैं जमानती जब्त होना। प्यारे स्टूडेंटों, प्यारे साथियों, भारत में छोटा से छोटा चुनाव है पंच का, और भारत में बड़ा से बड़ा चुनाव है राष्ट्रपति का। भारत में कोई भी चुनाव हो, प्रत्येक चुनाव के लिए जमानत राशि जमा करवानी होती है। जैसे राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 15,000 रुपए, और उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए भी 15,000 रुपए। लोकसभा और राज्यसभा सदस्य के उम्मीदवार के लिए 25,000 रुपए। अगर लोकसभा और राज्यसभा का उम्मीदवार एससी और एसटी का है तो 25,000 की जगह 12,500 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे जमानत राशि के रूप में। इसी प्रकार कोई व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, विधायक का चुनाव लड़ना चाहता है, तो विधायक के चुनाव के लिए जमानत राशि 10,000 रुपए है। ठीक है। तो भारत में कोई भी चुनाव हो, हर चुनाव के लिए जमानत राशि जमा करवानी पड़ती है। और चाहे भारत में कोई भी चुनाव हो, चाहे पंच का चुनाव और चाहे बड़े से बड़े उप सरपंच का चुनाव हो, जमानत बचाने के लिए कम से कम कितने वोट प्राप्त करने पड़ेंगे? 1/6 वोट। और इसको प्रतिशत में बदलूं तो मैं कहूं कि 16.66% कम से कम इतने वोट प्राप्त करने पड़ेंगे। अगर कम से कम आप चीफ पंची का चुनाव हो, छोटा छोटा और चीज बड़ा से बड़ा राष्ट्रपति का, चीफ पंची का चुनाव हो, चाहे सरपंची का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे विधान परिषद का हो, चाहे राष्ट्रपति का हो, चाहे उपराष्ट्रपति का हो, इन सभी चुनावों में जमानत बचाने के लिए कम से कम कितने वोट प्राप्त करने पड़ेंगे? तो कम से कम 1/6 प्रतिशत में कन्वर्ट करो तो कम से कम 16.66% वोट प्राप्त करने पड़ेंगे। इतने कम से कम वोट प्राप्त कर लिए तो आपने जो जमानत राशि जमा करा वो वापिस मिल जाएगी, जिसे कहते हैं जमानत बचना। और कम से कम इतने वोट प्राप्त नहीं किए तो आपने जो जमानत राशि जमा करवाई है वो आपको वापिस नहीं मिलेगी, जिसे कहते हैं जमानत जब्त होना। कई बार गांव में जब सरपंच के चुनाव होते हैं तो सरपंच के चुनाव में कई बड़े बूढ़े व्यक्ति कहते हैं तो अब की बार मेरे साथ चुनाव लड़िए, तेरी जमानत जब्त ना करवा दूं तो। फिर मैं बाबा ने बोलो, दादा जमानत जब्त किसे कहते हैं? अब जमानत जब्त किसे कहते हैं दादा ने भी ना बेरो। फिर दादा ने कहा और मास्टर जी छोरा घणू पट गो के मासी सवाल जवाब करा। अब दादाजी उठे बात तो टाल गो, लेकिन दादाजी ने यो बेरो तो तेरो पोतो कॉलेज में कोचिंग में पढ़ जाए से तो क्यों ना चाल, क्यों ना पूछा जमानत राशि क्या नहीं की, जमानत जब्त किसे कहते हैं? तो दादाजी घर जाके पोता से पूछो, अरे छोरा तू कोचिंग में पढ़ जावा से कॉलेज में पढ़ जावा, जमानत जब्त क्या नहीं की? अगर उस दादा का पोता ने ढंग से क्लास पढ़ी, अच्छे से क्लासों को सुना है, पढ़ा है, तो आराम से बता देगा कुल वैध मतों का कम से कम 1/6 भाग प्राप्त कर लिए तो जमानत राशि वापस मिल जाएगी, किसे जिसे कहते हैं जमानत जब्त करना। और केवल टाइम पास करवा खातिर कॉलेज में और कोचिंग गयो से तो कहो बाबा मन ने भी ना बेरो, तो बाबा नु कहो मन ने भी ना बेरो, तो अगर बेटी ठोक जब तन्ने ना बेरो तो फिर क्यों कोचिंग में क्यों कॉलेज में जाया कर, हमारे घर पड़े रहा कर। तो इसलिए जमानत जब्त होना और जमानत बचना, इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए पेपर की दृष्टि से भी और गांव में इज्जत बचाने की दृष्टि से। ठीक है। तो इस प्रकार नामांकन के समय कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी कि प्रस्तावक अनुमोदक 20-20,
जमानत राशि 15,000 रुपए, कुल वैध मतों का 1/6 भाग कर लिए तो आपको जमानत राशि वापस मिल जाएगी, और कम से कम इतने वोट प्राप्त किए तो आपको जमानत राशि वापस नहीं मिलेगी। अब बात करूं चुनाव की प्रक्रिया क्या रहेगी, चुनाव का तरीका क्या रहेगा। तो भारत में उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, चुनाव की प्रक्रिया की बात करूं तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा अप्रत्यक्ष रूप से। इसका मतलब आम जनता चुनाव नहीं करती है, आम जनता वोट नहीं डालती है, और जब आम जनता वोट नहीं डाल रही है तो फिर चुनाव कैसा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव फिर अप्रत्यक्ष है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसा रहेगा, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, आनुपातिक, आनुपातिक, भाई अनुपातिक की जगह आपको समानुपातिक शब्द भी मिल सकता है। एक ही बात है, जिसे अनुपातिक बोल दो ची समानुपातिक बोल दो, एक ही बात है। अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व की, अब सुनना, जहां का के की आ जाए, इसका मतलब वहां से कितने रास्ते निकल रहे हैं, 2 या 2 से अधिक रास्ते। आपको कैसे, आपको घर वाले कहें अरे खाना खाना है कि नहीं, दो विकल्प, दो में से एक चुनो, तो खाओ या नहीं खाओ। आपको घर वाले कहें अरे आज कोचिंग जाएगा कि नहीं, आपको घर वाले कहें अरे आज बाइक या गाड़ी लेके जाएगा कि नहीं, तो मैंने कहा का के की जहां आ जाए वहां आपको कितने विकल्प मिलेंगे, 2 या 2 से ज्यादा विकल्प मिलेंगे, लेकिन विकल्प आपको कितना चुनना पड़ेगा, एक विकल्प चुनना पड़ेगा। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की 2 प्रणालियां हैं, एक सूची प्रणाली जो कि हमारे भारत में नहीं चलती है, और दूसरी है एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से गुप्त मतदान द्वारा, गुप्त मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से, बैलेट पेपर के माध्यम से। अब ध्यान से सुनना, मैंने 2 शब्द मूल रूप से लिखे हैं, एक तो गुप्त मतदान, इसका मतलब भारत में 90% चुनाव गुप्त मतदान होता है, चाहे पंच का हो, चाहे सरपंच का हो, चाहे पार्षद का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे विधान परिषद का हो, और चाहे राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति को। भारत में चुनाव कैसे थे, गुप्त मतदान, ताकि वोटर बिना किसी भय के, बिना किसी डर के आसानी से मतदान अपनी इच्छा के अनुसार कर सके। गुप्त मतदान। दूसरा बैलेट पेपर के माध्यम से होता है, इसका मतलब भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति का चुनाव ईवीएम से नहीं होता है। ईवीएम बोलो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। ध्यान से सुन लेना, जहां चुनाव अप्रत्यक्ष है तो अप्रत्यक्ष चुनाव किससे हो रहा है भारत में, अब बैलेट पेपर से हो रहा है। जहां अप्रत्यक्ष चुनाव आ जाता है वहां बैलेट पेपर ही चलता है। ईवीएम किस चुनाव में चल रही है भारत में, ईवीएम मुख्य रूप से प्रत्यक्ष चुनाव चल रही है, तो प्रत्यक्ष चुनाव में ईवीएम चल रही है, और अप्रत्यक्ष चुनाव में बैलेट पेपर। राष्ट्रपति का चुनाव भी बैलेट पेपर अप्रत्यक्ष, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी बैलेट पेपर अप्रत्यक्ष, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव भी बैलेट पेपर अप्रत्यक्ष। ठीक है, हाँ। अब सुनना, अब चुनाव की ये प्रणाली है, तो जब चुनाव होगा तो जब मतदान होगा, मतदान कौन करेगा, वोटर्स। तो जब मतदान होगा तो वोटर्स मतदान के समय एक वोटर एक चुनाव में, एक चुनाव में अधिकतम एक ही वोट डाल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब भारत में एक व्यक्ति को एक चुनाव में एक ही वोट डालने का अधिकार है, एक से ज्यादा
नहीं। जैसे आपके गांव में सरपंच का चुनाव हो रहा है तो और आपका वोट बना हुआ है तो आप केवल अपना ही वोट डाल सकते हो, अन्य किसी का वोट आपने डाला, दूसरा वोट डाला उस तो आपका वोट क्या होगा, इनवैलिड है। क्योंकि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को एक चुनाव में अधिकतम कितने वोट का अधिकार है, एक ही वोट का अधिकार है। तो जो राष्ट्रपति के चुनाव में और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भी वोटर वोट डालने जाएगा वो वोटर कितना वोट डाल सकता है, एक वोट डालेगा। ठीक। लेकिन जो एक वोट डालेगा उस एक वोट के यहां सुविधा होती है अप्रत्यक्ष चुनाव में, लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है कि हम एक वोट डालेंगे पर अपनी पसंद एक ही कैंडिडेट के सामने व्यक्त कर सकते हैं कि भाई यही मेरी पहली पसंद है, यही मेरी लास्ट पसंद है। जबकि जहां अप्रत्यक्ष चुनाव होता है वहां वोटर्स क्या करेगा, अपनी पसंद व्यक्त करेगा। क्या करेगा, पसंद। और पसंद व्यक्त करेगा किसके हिसाब से, वरीयता के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से, कि मेरी पहली पसंद ये व्यक्ति, दूसरी पसंद ये व्यक्ति, तीसरी पसंद ये व्यक्ति, क्योंकि ठीक है। ये वरीयता क्या होती है, अब सुनना। जैसे मान लीजिए उपराष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद क्या डालने गया, वोट। तो वो क्या करेगा, एक सांसद कितना वोट डालेगा, एक वोट डालेगा। लेकिन उस एक वोट किसके ऊपर होगा, उसका बैलेट पेपर पर। बैलेट पेपर क्या मिलेगा, उम्मीदवार के नाम मिलेंगे। अब जितने भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं उस बैलेट पेपर पर प्रत्येक उम्मीदवार का अपना नाम मिलेगा। और वोटर क्या करेगा, जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उतनी ही अपनी पसंद व्यक्त कर सकेगा। जैसे मान लीजिए उपराष्ट्रपति के चुनाव 4 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, ए कैंडिडेट, बी कैंडिडेट और सी कैंडिडेट और डी कैंडिडेट। अब जो वोटर जाएगा, मान लीजिए वोटर के रूप में भारत के प्रधानमंत्री वोट डालने गए उपराष्ट्रपति के चुनाव में। जब 2017 मान लीजिए उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था 2022 में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने गए, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या है, सांसद हैं, और सांसद ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री वोट डालने गए तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री वोटर के रूप में अधिकतम कितना वोट डाल सकता है, एक। लेकिन उस एक वोट में क्या करेगा, अपनी प्रेफरेंस, अपनी पसंद व्यक्त करेगा। और जितने उम्मीदवार हैं उतने ही प्रेफरेंस, उतने ही पसंद व्यक्त कर सकते हो। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री सांसद के रूप में डालने गए तो उसने कहा मेरी पहली पसंद बी कैंडिडेट रहेगा। अगर किसी कारणवश बी कैंडिडेट चुनाव नहीं जीतता है तो मेरी दूसरी पसंद डी कैंडिडेट रहेगा। अगर डी कैंडिडेट भी किसी कारणवश उपराष्ट्रपति चुनाव नहीं जीतते हैं तो मेरी तीसरी पसंद ए कैंडिडेट और चौथी पसंद सी कैंडिडेट। अब वोटर्स ने वोट कितना डाला, एक ही। लेकिन इस एक वोट में उसने अपने क्या व्यक्त की, पसंद। कितनी पसंद व्यक्त कर दी, जितने उम्मीदवार थे उतने उम्मीदवार। उम्मीदवार कितने थे, 4, तो अपनी पसंद भी कितनी व्यक्त कर दी, 4। पहली पसंद बी कैंडिडेट, दूसरी पसंद डी कैंडिडेट, तीसरी पसंद ए कैंडिडेट, सी, चौथी पसंद सी कैंडिडेट। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी, बी कैंडिडेट। अगर बी कैंडिडेट नहीं जीतता है तो मेरा वोट ट्रांसफर कर दिया जाए किसको, डी कैंडिडेट को। डी भी नहीं जीतता है तो मेरा वोट ट्रांसफर कर दिया जाए किसको, ए कैंडिडेट को। और ए भी नहीं जीतता है तो मेरा वोट ट्रांसफर कर दिया जाएगा, हस्तांतरित कर दिया जाएगा, संक्रमित कर दिया जाएगा, ट्रांसफरेबल हो जाएगा किसको, सी कैंडिडेट को। इसी प्रकार मान लीजिए सोनिया गांधी भी सांसद के रूप में, और सांसद है तो वोटर्स ही है, और वोटर्स है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या डालने गई, वोट डालने गई। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने गई तो उसने भी अपनी क्या व्यक्त की, अपनी पसंद व्यक्त की। कौन कौन सी पसंद, मान लीजिए ए, बी, सी और डी। अब
अब सोनिया गांधी वोट डालने गई वोटर्स के रूप में उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो उसने कहा भाई मेरी पहली पसंद एक कैंडिडेट, ए नहीं जीतता है तो मेरी दूसरी पसंद बी कैंडिडेट, ए जीतता है तो मेरी तीसरी पसंद डी कैंडिडेट और चौथी पसंद सी कैंडिडेट। इसका मतलब हर वोटर्स की अपनी अलग अलग पसंद हो सकती है। किसी वोटर्स की पहली पसंद बी कैंडिडेट है तो अन्य वोटर्स की वो बी तीसरी चौथी पसंद भी हो सकता है। तो इस प्रकार जो भी वोटर वोट डालने जाएगा, जितने उम्मीदवार है उतनी अपनी पसंद व्यक्त करेगा, जबकि प्रत्यक्ष चुनाव में एक वोटर को अधिकतम एक पसंद व्यक्त कर सकता है, एक प्रेफरेंस व्यक्त कर सकता है, जबकि यहाँ जितने उम्मीदवार होते हैं उतने ही प्रेफरेंस वोटर अपनी पसंद व्यक्त करेगा। इस प्रकार वोट डाले, वोट डालने के बाद क्या होगा फिर? मतगणना। क्या होगा? मतगणना। लेकिन ध्यान रखना, एक बार पूरा रिपीट करो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटर के वोट का क्या होता है? वोट का मत मूल्य होता है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक वोटर का मत मूल्य क्या है? एक है। ध्यान से सुनना, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भी वोटर वोट डालने जाएगा तो उस वोट का क्या रहेगा? मत मूल्य रहेगा। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक वोटर का मत मूल्य कितना है? एक है। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद का मत मूल्य कितना है? 708। देखना, राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद वोट डालने जाता है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सांसद वोट डालने जाता है। जब उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक सांसद वोट डालता है तो उसकी वैल्यू, उसका मत मूल्य कितना माना जाएगा? एक। जबकि वही सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने जाता है तो उस एक वोट का मतलब क्या माना जाएगा? 708। इसका मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक सांसद के एक वोट की वैल्यू, एक वोट का मत मूल्य कितना है? 708। जबकि उन्हीं सांसद का उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्य कितना है? एक है। अब सुनना, तो प्रत्येक उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक वोटर का मत मूल्य क्या है? एक है। इसका मतलब एक वोट का मतलब क्या माना जाएगा? एक। दूसरे एक वोट का मतलब क्या माना जाएगा? एक। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में टोटल वोटर्स कितने होते हैं? 788। तो टोटल मत मूल्य भी कितना रहेगा? 788 ही वोट और 788 ही मत मूल्य। तो जब मतगणना होगी तो मतगणना में कुछ कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशंस को जो व्यक्ति पूरा करेगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। और जब मतगणना होगी तो सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाएगा? न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटे का मतलब है कि जीतने वाले व्यक्ति को क्या प्राप्त करना पड़ेगा? जीतने वाले व्यक्ति को बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा। और बहुमत क्या होता है? 50% प्लस में एक वोट। कम से कम इतना तो प्राप्त करना, न्यूनतम कम से कम, तो कम से कम उसे इतने वोट तो प्राप्त करने पड़ेंगे जीतने वाले उम्मीदवार को। अगर कम से कम इतना बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है तो फिर प्रक्रिया क्या रहेगी वो आगे सुनो। तो क्या प्राप्त करना पड़ेगा? न्यूनतम कोटा। और न्यूनतम कोटे का जो फार्मूला वो क्या होता है? डाले गए कुल वेद मत, कुल वेद मत बटे में निर्वाचित सदस्य प्लस में एक और प्लस में एक। मैं एक शब्द लिख रहा हूं, कुल वेद मत। वेद मत का मतलब ये रिजेक्ट वोट निकालने पर। अब आपको वोट कैसे रिजेक्ट हो जाता है? अब सुनना, जैसे मान लीजिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में टोटल वोटर्स कितने होते हैं? 788। अब 788 के 88 वोट डाले तो डाले, नहीं भी डाले, क्यों? वोट डालना भारत में ऐच्छिक कंपल्सरी नहीं है।
तो जब 2022 में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो टोटल वोटर्स कितने थे? 788। टोटल वोटर्स में से मतदान वोटिंग कितने ने की? 725 ने। 725 में से 15 वोट क्या हो गए? रिजेक्ट। क्या हो गए? रिजेक्ट। तो फिर वैध मत कितने बचे? वैध वोट कितने बचे? 710। तो जो न्यूनतम कोटा निकाला जाएगा वो टोटल वोटर्स में से निकाला जाएगा, टोटल मतदान में से निकाला जाएगा, टोटल वैध मतों में से निकाला जाएगा। तो न्यूनतम कोटा हमेशा टोटल वैध मतों में से निकाला जाता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो न्यूनतम कोटा निकलता है वो कहां से निकलेगा? टोटल वैध मतों से। अब मान लीजिए 2022 में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो वैध मत कितने? 710। अब आपको वोट रिजेक्ट कैसे हो जाता है? हाँ, रिजेक्ट होने की भी कई वजह है। जैसे मान लीजिए ए, बी, सी और डी, ये 4 उम्मीदवार वोट लड़ रहे हैं। अब वोटर वोट डालने गया। अब वोटर ने सोचा यार ये 4 उम्मीदवार मेरे मिलने वाले हैं, 4 उम्मीदवार मित्र हैं, यार मैं क्यों किसी को नाराज करूं, तो मैं प्रेफरेंस सारों को दे देता हूं। ए भी मेरी पहली पसंद, बी भी मेरी पहली पसंद, सी भी मेरी पहली पसंद और डी भी मेरी पहली पसंद। अब ये बताओ आप 4 व्यक्ति एक समय में आपकी पहली पसंद हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो इस वोटर ने सभी उम्मीदवारों को अपनी पहली पसंद व्यक्त कर दी, फर्स्ट प्रेफरेंस व्यक्त कर दी। ये वोट सेलेक्ट रहेगा कि रिजेक्ट? ये वोट क्या हो गया? रिजेक्ट। मान लीजिए इसी प्रकार मैं कहूं ए, बी, सी और डी, 4 उम्मीदवार हैं। वोटर वोट डालने गया, भाई मेरी पहली पसंद ए उम्मीदवार, दूसरी पसंद बी उम्मीदवार, तीसरी पसंद सी उम्मीदवार, तीसरी पसंद डी उम्मीदवार, चौथी पसंद डी। अब सुनना, अब उसने दूसरी पसंद कहां व्यक्त करनी चाहिए थी? अगर खाने के बीच में व्यक्त करता थी क्या थी? राइट। लेकिन उसने यहां व्यक्त कर दिया, ये क्या हो गया? रिजेक्ट। क्यों? अब ये दूसरी पसंद के ऊपर बी कैंडिडेट कहेगा कि आधे से अधिक मेरे खाने में है तो मुझे पसंद किया है। सी कैंडिडेट कहेगा अरे नहीं, दूसरी पसंद आपकी नहीं है, इस व्यक्ति ने दूसरी पसंद के रूप में मुझे पसंद किया है। तो फिर बी कहेगा यार आपके सामने चौथी पसंद है, अरे नहीं नहीं, दूसरी पसंद व्यक्त करना चाह रहा था। तो इस प्रकार डाला गया वोट भी क्या रहेगा? रिजेक्ट रहेगा। और रिजेक्ट वोटों में से जो वोट कुल मतदान हुआ है पोलिंग में से जो रिजेक्ट वोट निकाल देंगे वो क्या रहेंगे? वैध मत। और वैध मतों में से हमेशा क्या निकलता है? न्यूनतम कोटा। तो मान लीजिए 2022 में कुल वैध मत कितने थे? 710। निर्वाचित कितना होना है उपराष्ट्रपति? 1 प्लस में 1 और प्लस में 1, यानी कि 710 बटे में 2 और प्लस में 1। जब किसी भी चीज में 2 का भाग देंगे क्या आएगा? आधा। और जो आधा आएगा उसमें क्या और जोड़ देंगे? 1। तो इसका मतलब क्या होगा? आधे से 1 अधिक वोट हो गए। अब मान लीजिए यहां आया 300 प्लस में 1 अर्थात 356। इसका मतलब यह हुआ कि 2022 में किसी भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ रहे थे उसमें चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को कम से कम कितने वोट प्राप्त करने जरूरी थे? 356 वोट प्राप्त करने जरूरी थे। मान लीजिए जब मतगणना होगी तो मतगणना में सबसे पहले कौन सी पसंद गिनी जाएगी? सबसे पहले पहली पसंद गिनी जाएगी। पहली पसंद बोले तो पहली वरीयता गिनी जाएगी। और मान लीजिए पहली पसंद के आधार पर किसी भी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा नहीं मिला तो फिर न्यूनतम कोटा नहीं मिला तो क्या किसी उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा? क्या नहीं। कंडीशंस है, चुनाव लड़ने वालों में कोई भी एक व्यक्ति कम से कम न्यूनतम कोटा प्राप्त करेगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। अब 4 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, ए, बी, सी और डी। ए को मिले 310, बी को मिले 210, सी को मिले 100 और बाकी मान लीजिए डी को मिल गए 710 में से।
अब न्यूनतम कोटा प्राप्त करने के लिए कितने चाहिए थे? 356। क्या इनमें से किसी भी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त हुआ क्या? नहीं। आप कहोगे एक को प्राप्त होगा। अरे एक को सबसे अधिक मिले हैं 310, लेकिन न्यूनतम कोटा कितना चाहिए था? 356। तो पहली पसंद की गिनती के आधार पर, पहली पसंद की वरीयता के आधार पर, पहले राउंड की मतगणना के आधार पर किसी भी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ। 300, 200, 500, 500 और 600, और मान लीजिए इसको मिले 90। तो फिर पहली पसंद की गिनती के आधार पर किसी को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर कौन सी पसंद गिनती होगी? सेकंड पसंद की, सेकंड राउंड की, सेकंड वरीयता गिनती शुरू होगी। और सेकंड पसंद की गिनती शुरू होने से पहले इन 4 उम्मीदवारों में से जिसने सबसे कम मत प्राप्त किए हैं उसे बाहर कर दिया जाएगा। और एक बाहर हो रहा है 4 उम्मीदवारों में से, तो शेष उम्मीदवार कितने बचेंगे? 3। जो बाहर हो रहा है केवल उसकी पहली पसंद की गिनती हुई है, उसकी सेकंड पसंद बची हुई है। अब उसकी सेकंड पसंद की गिनती होगी तो उसकी सेकंड पसंद जो शेष उम्मीदवार बच गए उनमें बराबर बराबर ट्रांसफर कर दी जाएगी। भार कितना हो रहा है? एक को बोलते हैं सिंगल, और सिंगल भार हो रहा है तो इसका वोट क्या होगा? संक्रमण। संक्रमण बोले तो ट्रांसफरेबल। अब ट्रांसफरेबल कितने का हो रहा है? एक का। एक कौन? भार होने वाले का। इसलिए इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इसका मतलब जो उम्मीदवार भार हो रहा है उसकी बची हुई पसंद शेष उम्मीदवारों में ट्रांसफरेबल कर दी जाएगी। तो इनमें सबसे कम वोट किसको मिले? डी को। तो डी को क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा। शेष उम्मीदवार कितने बच गए? 3। तो जब सेकंड पसंद की गिनती होगी तो डी की जो सेकंड पसंद है शेष बचे 3 उम्मीदवारों में ट्रांसफर लेवल कर दी जाएगी। और मान लीजिए सेकंड पसंद के आधार पर इनमें से किसी एक उम्मीदवार ने कम से कम इतने वोट प्राप्त कर लिए, एक उम्मीदवार ने, बाकी दो ने प्राप्त नहीं किए, तो जिसने न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लिया उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। और मान लीजिए सेकंड राउंड की गिनती में सेकंड पसंद की गिनती के आधार पर किसी ने न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं किया, तो फिर शेष 3 उम्मीदवार बचे थे उसमें जो सबसे कम मिले सेकंड राउंड गिनती में उसे बाहर कर दिया जाएगा और उसकी बची हुई पसंद शेष 2 उम्मीदवारों में बांट दी जाएगी। इस प्रकार जब तक न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होगा तब तक पसंद की गिनती चलती रहेगी। लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में आज तक पहली पसंद की पहली राउंड की गिनती के आधार पर न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लिया गया है। अब तक उपराष्ट्रपति के चुनाव में भारत में सेकंड वरीयता, सेकंड पसंद, सेकंड राउंड की गिनती नहीं हुई है। केवल राष्ट्रपति के चुनाव में एक बार ऐसे हुआ था 1969 में, और 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव में सेकंड पसंद की गिनती के आधार पर जीते थे वीवी गिरी। ठीक, तो इस प्रकार मतगणना होगी। मतगणना के बाद जो न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेगा, ये जो सबसे अधिक वोट प्राप्त कर लेगा, इसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 2022 में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो 725 वोट में से 15 रिजेक्ट हो गए, वैध कितने बचे? 710। अब 710 में से आपने देखा था जगदीप धनखड़ ने कितने वोट प्राप्त किए? 582। और जो दूसरा प्रतिद्वंदी उम्मीदवार था उसने कितने प्राप्त किए? 128। अगर जगदीप धनखड़ को कम से कम कितने, यानी कि जीतने वाले को कम से कम कितने चाहिए थे? 356, कम से कम न्यूनतम कोटा 356। इसने कितने प्राप्त किए? 582। एक बार जोड़ के देख लेते 710 आ रहा है क्या? 582 और 128, 0 710 11 को एक को लगे 710, अर्थात भाई वैध मत कितने थे? 710। तो चुनाव परिणाम भी कितने का आएगा? 710 का। तो 710 में से जगदीश धनखड़ को कितने मिले? 782। और दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले? 128। तो जगदीप धनखड़ को विजेता घोषित कर दिया गया 2022 के उपराष्ट्रपति के चुनाव में। इस प्रकार अगर जो कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतना चाहता है उसे न्यूनतम कोटा प्राप्त करना पड़ता है। न्यूनतम कोटा बोले तो बहुमत प्राप्त करना पड़ता है, और बहुमत हमेशा क्या होता है? 50% मत प्लस में एक वोट। इसे बोलते हैं बहुमत, इसे कहते हैं न्यूनतम कोटा। तो ये अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी था। अब उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी एक अनुच्छेद और बच गया, 71-71। इसमें लिखा हुआ है अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी कोई विवाद हो जाए
कोई मामला हो जाए, कोई केस हो जाए, तो केस केवल कहाँ चलेगा? सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। वो उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी मामला, चुनाव संबंधी केस केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकेगा। और उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी केस, यानी कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवाद केवल कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। यह बात के लिए लिखी हुई है अनुच्छेद 71। इसका मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी कोई विवाद हो जाए, कोई मामला हो जाए, कोई केस हो जाए, तो केस कहां करना पड़ेगा? केवल सुप्रीम कोर्ट में करना पड़ेगा। अन्य किसी कोर्ट में चलेगा तो केस एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट यह देखेगा कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव के मामले में जो केस दायर किया गया है वो केस कितना सही और कितना गलत है। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी केस या तो उम्मीदवार ही कर सकते हैं या फिर जो निर्वाचक मंडल वोटर शामिल हैं उन्हीं में से कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी केस आप हम यानी कि आम जनता नहीं कर सकती है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी केस केवल चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या वोटर्स में जो वोटर हैं वही कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकते। ये बात कहां लिखी हुई? अनुच्छेद 71 में। तो प्यारे स्टूडेंटों, प्यारे साथियों, आज हमने उपराष्ट्रपति की योग्यताएं और खुलकर विस्तार से चुनाव के बारे में पढ़ा। इनसे जो चीजें पढ़ी, इनसे संबंधित आपको किसी भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई किसी प्रकार की क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स में लिखना। लेकिन इसके साथ आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारा द्वारा बनाए गए वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, हमारे YouTube चैनल कंसेप्ट विद सिग्मा को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि आगे आने वाली क्लास सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो प्यारे स्टूडेंटों, आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू। वी मीट नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम एंड नेक्स्ट वीडियो। एक बात की सौ बात, अगले वीडियो में फिर होती है मुलाकात। ओके, थैंक्स।